आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत जाति, धर्म और लैंगिक मसलों पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, भारतवर्ष में विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के लोग निवास करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक पद्धति वाली है और लोकतंत्र में सामाजिक विविधता कोई खतरे की बात नहीं है। सामाजिक विविधता राजनीति के लिए किस प्रकार से लाभप्रद है या उसमें किस प्रकार से सहयोग प्राप्त होता है, इन सब बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संदर्भ में 3 प्रकार की सामाजिक विषमताएं प्रमुख रूप से हमें मिलती हैं, जिनमें लैंगिक विभाजन, जाति और धार्मिक विभाजन प्रमुख हैं। आइए बच्चों, आज हम सबसे पहली सामाजिक विभाजन की व्यवस्था लैंगिक विभाजन पर चर्चा करते हैं। हमारा समाज पुरुष और स्त्री दोनों के सहयोग और श्रम व्यवस्था से आगे बढ़ता है। इस सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का भी उतना ही योगदान होना चाहिए जितना कि पुरुषों का। लेकिन वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में हम लोग देखते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों के कार्यों का एक स्पष्ट विभाजनकारी रूप दिखाई देता है। इस विभाजनकारी रूप में पुरुषों ने घर के बाहर के कार्य ले रखे हैं और महिलाओं के जिम्मे घर की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण, इस प्रकार के कार्य हैं। महिलाओं को दिन भर घर में रहकर साफ सफाई, चूल्हा चौका आदि आदि कार्य करने होते हैं। इस विभाजन को हम लैंगिक विभाजन के रूप में देखते हैं। पुरुष और स्त्री इन दोनों से ही समाज की संरचना होती है। मनुष्य जाति की आबादी में आधा हिस्सा पुरुषों का है और आधा महिलाओं का। तो निश्चित रूप से कार्य विभाजन में भी उसी अनुपात में उनको महत्व हमको देना चाहिए, लेकिन वस्तुतः समाज में ऐसा दिखाई नहीं देता। महिलाएं जिन कार्यों को घर पर संपादित करती हैं, बाहर धन की प्राप्ति होने की दशा में पुरुष उन कार्यों को बड़ी सुगमता से करते हैं। हम सभी लोग देखते हैं कि बाहर होटलों पर और दर्जी के काम को पुरुष बहुत ही अच्छे प्रकार से कर रहे होते हैं और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पुरुष वे सारे कार्य घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुरुषों ने महिलाओं के बीच में कार्य का एक स्पष्ट विभाजनकारी रेखा बना ली है। अब हम समझ सकते हैं कि लैंगिक विभाजन एक काल्पनिक रेखा है और जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती। लैंगिक असमानता को हम स्वाभाविक मान लेते हैं और हमारे मस्तिष्क में एक निश्चित छवि बन गई है कि महिलाओं की जैविक बनावट इस प्रकार की है कि उन्हें घर के कार्य संपादित करना चाहिए, उनकी सामाजिक भूमिका एक निश्चित क्षेत्र में ही होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह विभाजन उचित नहीं है। महिलाएं न केवल घर के सारे कार्य करती हैं, बल्कि कुछ अतिरिक्त आमदनी के लिए घर के बाहर भी निकलकर कुछ न कुछ कार्य करती हैं। मध्यम वर्गीय महिलाएं नौकरी करती हैं या कुछ महिलाएं कुछ आमदनी के लिए घरों में दूसरे अन्य कार्य करती हैं। इस प्रकार से अतिरिक्त आमदनी तो उनको होती है, लेकिन उनके कार्य को महत्व नहीं मिलता। उनके कार्य का जो श्रेय उनको प्राप्त होना चाहिए, उस श्रेय से वो वंचित कर दी जाती हैं। चूँकि उनको घर के बाहर निकलकर शिक्षा प्राप्त करने और दूसरे अन्य
कार्य करने के लिए भूमिका निर्वहन में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है और जिसका परिणाम हमारे सामने इस प्रकार आता है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति लगभग नगण्य है। बड़े बड़े पदों पर महिलाएं केवल गिनती मात्र की हैं। अधिक अच्छी तनख्वाह वाले पद पुरुषों के द्वारा ही सुशोभित हो रहे हैं, महिलाएं अभी उनके आसपास नहीं हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। हमारे भारतीय समाज में प्रमुख रूप से अगर हम कारणों पर विचार करें तो हमारा समाज एक पितृ प्रधान समाज है, जिसमें महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित मानी जाती है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के जो अवसर मिलने चाहिए वो परिवार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। हम देखते हैं कि स्कूली शिक्षा में जब परिणाम आता है तो परिणाम में अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती हैं कि लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा। इतने अधिक अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने वाली बालिकाएं निश्चित रूप से आगे पढ़ पाएंगी, इस बात में हमेशा संदेह बना रहता है। उनके आगे की पढ़ाई के रास्ते अक्सर बंद होते हैं, जिसके कारण वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। भारतवर्ष में लगभग प्रत्येक महिला पुरुष से 1 घंटा ज़्यादा औसतन काम करती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसजनक बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मजदूरी कम मिलती है। उनके द्वारा किए गए कार्य को कम आंका जाता है और ये आकलन न केवल छोटे क्षेत्रों में बल्कि बड़े बड़े उच्च क्षेत्रों में भी परिलक्षित होता है। आप खिलाड़ियों में या सिनेमा की दुनिया में या अन्य कई बड़े स्थानों पर हम लोग देख सकते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार पुरुषों की तुलना में कम वेतन प्राप्त होता है। भारतवर्ष में लिंग अनुपात समान नहीं है। आबादी में आधा हिस्सा स्त्री जगत का है और वो स्त्री जगत तभी अपने आधे स्थान पर रह सकती है जब उसको दुनिया में आने से ना रोका जाए। भारतवर्ष की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर 919 बालिकाओं का जन्म होता है। ये संख्या बहुत कम है और यहाँ तक कि कुछ राज्यों में तो ये संख्या 800 साढ़े 800 तक ही है। निश्चित रूप से असमान लिंग अनुपात भारतवर्ष की प्रगति में बाधक ही होगा। हम लोग अगर पहले की अपेक्षा आज की तुलना करें, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महिला उत्पीड़न, हिंसा और शोषण की खबरों से अखबार अभी भी अछूते नहीं हैं। तमाम तरीके की डरावनी खबरें अभी भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चर्चा का विषय बनती हैं। यहाँ तक कि महिलाएं घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें घरेलू हिंसा का भी सहज शिकार बनाया जाता है। इस कार्टून में एक छोटी सी बालिका अपनी माँ से पूछ रही है कि मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती हैं कि मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। बालिका कहती है पर मैं तो देखती हूँ कि वो लगातार काम करती रहती हैं। अगर वह जो काम करती हैं उसे काम नहीं कहते तो फिर काम कहते किसे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी जैसा कि मैंने पूर्व में आप सभी को बताया था कि महिलाओं के कार्य को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाता। घर में जो वो काम करती हैं उसका श्रेय उनको नहीं मिलता है। भारत की राजनीति में महिलाओं की स्थिति का आकलन करें तो पाते हैं कि महिलाएं अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उनकी संख्या अपनी संख्या के अनुपात में बहुत ही न्यून है। लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक महिला सांसद चुनकर आई थीं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो प्रतिशत भी मात्र 12% ही है। बहुत सी
विधानसभाओं में अभी भी केवल 5% ही महिलाएं हैं और बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर कोई भी प्रतिनिधि या तो नहीं है या महिला प्रतिनिधियों की संख्या बिल्कुल शून्यतम स्थिति में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार अपेक्षित है। लैंगिक असमानता किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। ये सुखकर है कि शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति हो रही है। अब बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें महिलाएं अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। अब सरकार ने सेना में भी उनके लिए द्वार खोल दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। प्यारे बच्चों, अब हम भारत की दूसरी बड़ी सामाजिक असमानता धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। समाज में धर्म किस प्रकार से वास्तविक स्थितियों में परिवर्तन लाता है और किस प्रकार भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है, यह सब हम समझने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में सभी धर्मों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। जब किसी धर्म के मानने वाले अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म की अवहेलना करते हैं, तो ये स्थिति किसी भी प्रकार से किसी भी राज्य के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। ये स्थिति तब और विकट हो जाती है जब राज्य किसी एक धर्म का पक्ष लेता है। तो ऐसी स्थिति को सांप्रदायिकता कहते हैं। गांधी जी का मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। गांधी जी का हिंदू धर्म, जैन धर्म या किसी अन्य धर्म से अभिप्राय नहीं था, बल्कि हर धर्म में जो नैतिक मूल्य उपस्थित हैं उन नैतिक मूल्यों के बल पर राजनीति को निर्देशित करने का भाव था। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा उनका मानना था और वो चाहते थे इसी प्रकार के मूल्यों से प्रेरित होकर भारतवर्ष एक आदर्श राज्य बने। लेकिन आज़ादी के बाद विभिन्न प्रकार से अनेक धर्मावलंबी अपने अपने धर्म और समुदाय के लिए अतिरिक्त ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं और उस चेष्टा में दूसरे के धर्म की अवहेलना होती है और इस अवहेलना से सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ता है। धर्म एक बहुत ही नाजुक मामला होता है, अपने आस्था और विश्वास का सुंदर प्रतिरूप होता है, लेकिन कि भारतीय राजनीति में अनेक राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए अनेक धार्मिक समूहों को उकसाते हैं, उनका अपरोक्ष समर्थन करते हैं, जिससे सांप्रदायिकता की समस्या और जटिल हो जाती है। सांप्रदायिकता एक ऐसी ज्वलंत समस्या है जो भारतवर्ष की आज़ादी के बाद से ही भारत को यदा कदा झुलसाती रहती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसमें सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत की बुनियादी अवधारणा धर्मनिरपेक्षता में है और भारत की इस अवधारणा के लिए एक चुनौती सांप्रदायिकता प्रस्तुत करती है। भारत आज़ादी के समय से ही इस समस्या का सामना कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय लाखों लोग सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। आज भी यदा कदा सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, जिसमें न जाने कितने बेकसूर लोग अपनी जान गंवाते हैं। हम सभी को इस बात को समझना पड़ेगा कि धर्म अपने व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। अपनी आस्था को किसी दूसरे पर आरोपित करना उचित नहीं है। अभी हमने धर्म के कुछ ऐसे पहलू के बारे में विचार किया जो निश्चित रूप से अपने मार्ग से भटककर देश को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रसिद्ध उर्दू शायर फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, हम तो ठहरे अजनबी
कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सांप्रदायिकता किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं हो सकती। ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्यारे बच्चों, अब हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विभाजनकारी तीसरे तत्व की चर्चा करेंगे। यह तत्व है जाति। जाति भारतवर्ष की एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती है। अभी हमने जिन विभाजनों की चर्चा की थी, विषमताओं की चर्चा की थी, उनमें लैंगिक विभाजन और धार्मिक विभाजन तो दूसरे देशों में हम देख सकते हैं, लेकिन जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में ही है। भारत में जाति व्यवस्था एक अतिवादी और स्थायी रूप में है। विश्व में पेशे के आधार पर समाज आगे बढ़ता है, सामाजिक संरचनाएं बनती हैं और पेशा एक ऐसा आधार है जो समाज को गति प्रदान करता है। लेकिन भारतवर्ष में पेशा एक स्थायी रूप धारण करके जाति के रूप में समाहित हो जाता है और जाति कभी जीवन से नहीं जाती। इस जातीय व्यवस्था में इस प्रकार की कुछ विभेदकारी स्थितियां उत्पन्न हुई जो समाज को एक स्वरूप में रखने में बाधक बनने लगी, और इस विभाजन को दूर करने के प्रयास में ज्योतिबा फूले जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर आदि समाज सुधारों एवं राजनेताओं ने बहुत अधिक प्रयत्न किए और उनके प्रयत्न के फलस्वरूप आज सामाजिक व्यवस्था में समरसता का वातावरण संचरित हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कार्य होना शेष है। इस जातिगत व्यवस्थाओं में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव के शिकार बहुत से लोग बनते हैं और ये भेदभाव हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। समाज में समरसता और समानता की स्थापना संविधान की मूल आत्मा है और इस संवैधानिक व्यवस्था में छुआछूत को एक अपराध की दृष्टि से देखा गया है। लेकिन समाज धीरे धीरे इस व्याधि से मुक्त हो रहा है। इस छुआछूत और भेदभावकारी व्यवस्था के संबंध में मराठी कवि बाबूराव बागुल की ये कविता बहुत ही समीचीन है। हम लोग एक बार इस पर दृष्टिपात करते हैं। चले जाते हैं जो विदेश, बोलते हैं पराई भाषा, पहनते हैं अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बेगैरतों से मैं पूछता हूँ क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे क्या होता है छुआछूत, क्या है ईश्वर की तरह ही अविनाशी है? कैसा होता है अछूत, किसकी तरह दिखता है? क्या हुआ खुद में कोढ़ की तस्वीर होता है या फिर धर्माधीशों का दुश्मन? क्या हुआ विधर्मी होता है, एक पापी या फिर नास्तिक? बताओ मुझे क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे मैं ही हूँ अछूत? इसी से मैं कहता हूँ इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी। इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी। या तो देश छोड़ो या युद्ध करो, या तो देश छोड़ो या युद्ध करो। ये बहुत ही अंदर तक कचोटने वाली रचना बाबूराम बागुल की है और इसको सहज ही हम समझ सकते हैं कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत कितनी मर्मांतक पीड़ा हमारे समाज के कुछ लोगों को मिलती रही है। प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा कि भारतीय समाज में जातियां एक स्थायी रूप हैं और भारतीय राजनीति में भी जाति का एक बहुत बड़ा अनुपात है। भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है और सत्ता प्राप्त करने के लिए उसे अपने उम्मीदवारों को चुनाव में विजयी बनाना पड़ता है। इस विजय के लिए
वह ऐसे उम्मीदवारों का चयन करते हैं जो चुनाव में जीत सकें। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अक्सर राजनीतिक दल जात के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन करते हैं और जब वो विजयी हो जाते हैं, सरकार बनाने की स्थिति होती है, सरकार में जातीय संतुलन स्थापित करने के लिए अनेक जातीय लोगों को स्थान दिया जाता है। यहाँ पर यह भी समझना है कि कुछ दल जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी जाने जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तमाम दल जातिगत संबंधों का लाभ अपनी राजनीति में उठाना चाहते हैं, उठाते हैं और उन प्रत्याशियों को उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए उतारते हैं जहां पर किसी एक जाति बल का अधिक बहुमत होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में जातियां एक विशेष रोल अदा करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जाति ही सब कुछ नहीं है। अगर ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में जातियों का ही खेल चलता है, ये उचित उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति का बहुमत नहीं है। वर्तमान सांसद विधायक का हारना भी ये सिद्ध करता है कि दूसरे और भी कारक जिम्मेदार होते हैं जय और पराजय के लिए। उनकी कार्यशैली, उनके कार्य करने का तरीका, उनके द्वारा किए गए कार्य भी, उनका भी मूल्यांकन होता है और वो भी किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में एक विशेष कारण होते हैं जीत या हार के लिए। कभी कभी मतदाता अपनी जाति के अलावा अपने राजनीतिक दल के जुड़ाव को ज़्यादा वरीयता देते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि एक ही समुदाय में अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यद्यपि भारत में जाति व्यवस्था एक स्थायी रूप है, इसमें विभिन्न राजनीतिक दल अपने पक्ष में जातियों को गोलबंद करने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार अपने उम्मीदवार भी खड़े करते हैं, तमाम दूसरे अनेक यत्न करते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति का ये आंशिक पक्ष है। अनेक दूसरे पक्ष भी हैं जिनके अनुसार भारतीय राजनीतिक गति करती है। प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि तमाम राजनीति जातिग्रस्त हो गई है, लेकिन यहाँ ये भी समझना चाहिए कि राजनीति जातिग्रस्त हुई है और इसके साथ ही जातियाँ भी राजनीतिग्रस्त हुई हैं। लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत बड़ा महत्व है और इस संख्या बल को प्राप्त करने के लिए हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है और इसी क्रम में वे जातियाँ या वे उपजातियाँ जिनको निम्न या अपने से कमतर माना जाता था, आज उनको भी अपने में शामिल किया जा रहा है और इस प्रकार अपने संख्या बल को बड़ा बनाने का प्रयास होता है। इसके अलावा अन्य दूसरी जातियों को भी साथ लेने की कोशिश होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाई जा सके। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी जैसे अगड़ा और पिछड़ा भी चलती रहती है और इस प्रकार राजनीति जातिग्रस्त हुई है और जातियां भी राजनीतिग्रस्त। जातियां राजनीति को भी प्रभावित कर रही हैं और राजनीति जातियों को भी प्रभावित कर रही है। प्यारे बच्चों, अब हम एक दूसरे पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। भारत में कुछ कमज़ोर समुदाय जातिगत असमानता और कमज़ोर समुदायों के लिए अपनी बात आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी जिम्मेदारी मांगने की गुंजाइश भी इन्हीं स्थितियों में उत्पन्न होती है। जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है।
इस प्रकार हम देखते हैं राजनीति के कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। अगर राजनीतिक चेतना इन जातियों में जागृत ना होती तो आज भारत की जातीय व्यवस्था समाज के पुनरुत्थान में सहयोग करती दिखाई नहीं देती। भारतीय सामाजिक पुनरुत्थान में जातीय चेतना का भी एक बहुत बड़ा योगदान है और ये इसका सकारात्मक पक्ष है। अब हम जातिगत राजनीति के नकारात्मक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहेंगे। हमेशा जाति की ही परवाह करना नुकसानदेह है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर विकास, भ्रष्टाचार, गरीबी जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से ध्यान भटकता है। कई बार जातिगत तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं जातिगत राजनीति जहां एक और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हो रही है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने आते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हमने भारतीय समाज में सामाजिक भेदभाव और असमानता संबंधी 3 प्रमुख समस्याओं के बारे में विचार किया। धर्म, जाति और लैंगिक विभाजन। हमने देखा कि ये किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए फ़ायदेमंद हैं और कुछ नुकसानदेह भी। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न को लेते हैं। अब हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, लैंगिक असमानता से क्या तात्पर्य है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पुरुष और स्त्री के बीच में भेदभाव लैंगिक असमानता कहलाता है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से किसे अलग नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आप सहज ही समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, भारत में सामाजिक विभाजन के 2 आधार बताइए। भारत में सामाजिक विभाजन के 2 आधार धर्म और जाति हैं। आप लैंगिक विभाजन को भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, स्थानीय निकायों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो आप एक सुझाव ये दे सकते हैं कि प्रत्येक दल महिलाओं को उम्मीदवार घोषित करे अधिक से अधिक संख्या में, यानी कम से कम 30-40% महिला उम्मीदवार अवश्य उतारे जाने चाहिए। और दूसरा सुझाव ये भी हो सकता है कि राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए लंबित विधेयक जिसमें महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है उसको अतिशीघ्र पारित किया जाए। धन्यवाद।